Hello, everybody. Welcome to another insightful episode on Geo Event Studio. Where we bring you all insightful conversations from influential personalities all around the world. Today, we have somebody in the world of finance. He's a very special guest with us today, Smith Tucker, a finance content creator known for his expertise and valuable insight. Smith, thank you so much for joining us today. So, without any delay, I would want to deep dive into this journey and explore the fascinating world of finance and much more. So, hello Anup, hello everyone, and first of all, thank you so much for bringing me here. And I'll make sure कि आज के पॉडकास्ट खत्म होने तक आपकी लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ऐड ऑन होने वाली हैं. I'll make sure. That's a great promise, actually, Smith, to all our listeners. ये तो बहुत बड़ा वादा हो गया है. Nice. Yes. So yeah, so what we'll do is I want to go from the basics. So I'll start from your journey directly. So can you share something about your story behind your journey that led you to into finance content creation, and what inspired you to be on this path? ओके सो एक्चुअली मेरी जो स्टोरी है जो मेरी फाइनेंस की जर्नी शुरू हुई वो काफी ज्यादा डिफरेंट है दूसरे जो भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है या तो फिर जो भी फाइनेंस प्रोफेशन है उनसे काफी ज्यादा अलग है बिकॉज मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर. ओके सो Oh, इंजीनियरिंग मेरी है बट मेरा पैशन है फाइनेंस. तो इंजीनियरिंग मैंने इसलिए की कि हमारे पेरेंट्स का होता है कि यार मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए एंड हमारा भी उतना ज्यादा कुछ फोकस होता नहीं. सो उस टाइम पे फिर मैंने इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग. बट यस माय फादर वाज इनटू फाइनेंस. वो पहले से ही फाइनेंस में थे. ओके 2008 से. सो ही वाज इनटू इंश्योरेंस. ही वाज इनटू लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. बट उसके बाद वो स्टॉक मार्केट का भी करते थे. घर पे मेरे जो मदर थे सो पहले क्या होता था कि ये टेक्नोलॉजी नहीं थी. हम फोन पे कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते थे. सो उस वक्त क्या होता था जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज चैनल्स होती थी सो उसमें क्या होता था कि नीचे वो स्क्रिप्ट थोड़े थोड़े टाइम पे रिपीट होती रहती थी चैनल के नीचे. सो उसी को उस पे ही एनालिसिस किया जाता था. उस पे फिर मेरे मदर कॉल करते थे ब्रोकर को कि ये शेयर्स बाय करने हैं या ये सेल करने हैं विदाउट एनालिसिस सिर्फ प्राइस को देख देकर. तो मुझे इंटरेस्ट पड़ा कि यार ये तो चीज जो है वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है. ठीक है काफी ज्यादा हमें लगता है कि यार ये काफी ज्यादा इजी चीज है. सो मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में था तब मैंने बोला था बिकॉज उस टाइम पे कोई पॉकेट मनी ऐसा कुछ होता नहीं था. तो उस वक्त मैंने मेरे मदर को बोला था कि मुझे 500 रुपीज आप दीजिए और मैं दो स्क्रिप्ट बोलता हूँ आप उस पर इन्वेस्ट करें. ठीक है मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टॉक मार्केट का. मुझे एबीसीडी भी नहीं पता था. सिर्फ यही पता था कि ऐसी कुछ कंपनीज होती है जिसमें आप पैसा लगाते हो और उसके भाव बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा. सो मुझे आज भी याद है मैंने दो शेयर्स लिए थे और उन शेयर्स के नाम थे. एक था केएस ऑयल्स वो अराउंड 80 पैसा का था शेयर एंड दूसरा जो था उसका नाम था री एग्रो. ओके सो मैंने okay. यही सोच के लिया था कि ये ऑयल का शेयर है अच्छा है. ये एग्रीकल्चरल शेयर है तो ये अच्छा है. अनफॉर्चुनेटली दोनों कंपनियां बंद हो गई. ओके सो वो फिर मार्केट में आगे चली गई. सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई छोटी सी. ओके एंड मेरा फंडा यही था कि इंजीनियरिंग खत्म हो जाने के बाद एक बार मेरी जॉब लग जाए उसके बाद मैं सेटल हूँ अच्छा मेरा इनकम होना चाहिए. बट मेरे फादर मुझे बोलते थे कि चाहे तू कुछ भी कर तेरे को जॉब करने तू जॉब कर कोई इश्यू नहीं है बट एटलीस्ट तू फाइनेंस का सीख या तो फिर थोड़ा बहुत तू साइड पे फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें कर. बट मैं वो चीज पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था ना तो मैं देना चाहता था बिकॉज मुझे ऐसा था कि 1.5 लाख की सैलरी हो गई मंथली. आई एम हैप्पी बहुत हो गया सेटल हो गया. आफ्टर दैट मेरी जॉब शुरू हो गई. ठीक है कॉलेज में मेरा कैंपस में हो गया था एंड मैं एक स्पोर्ट्स कंपनी थी उसमें मैं एज अ सेल्स पर्सन सेल्स मैनेजर काम करता था वहां पे. बट चीज क्या थी कि पहले से ही मुझे फाइनेंस में था तो मैं साइड पे थोड़ा बहुत मैं सीखता रहता था बिकॉज थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था. बट मैं उसको प्रोफेशन बनाना नहीं चाहता था बिकॉज मुझे ऐसा था कि यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा सो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा. शायद इनकम हो या ना हो मैं सरवाइव कर पाऊं या ना कर पाऊं. सो मैं जॉब से खुश था बट कुछ ऐसे इंसिडेंट आए कुछ ऐसी चीजें हुई कि जहां पे मैंने देखा कि यार मार्केट में तो लोगों के पास बहुत पैसा है यार. मतलब लोग जो चाहे वो खरीद सकते हैं. लोगों के घर देखे बिकॉज चीज क्या होता था कि स्पोर्ट्स मॉल में काम करने की वजह से वहां पे जो भी इक्विपमेंट्स होते थे तो मैं मेरी टीम को लेके जाता था
जो भी क्लाइंट्स होते थे उनके घर में वो पूरे इक्विपमेंट को फिक्स करने के लिए। सो मैंने लोगों के घर देखे, तब मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं जॉब करूंगा तो ये लाइफ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यस, अभी मुझे बिजनेस में आना है, मुझे बिजनेस में उतरना है एंड मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था फाइनेंस में। सो मैंने सोचा कि मुझे अभी इसी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं फाइनेंस में आगे बढ़ा। मैंने IRDA का एग्जामिनेशन पास किया। आफ्टर दैट मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बना एंड फिर मैंने पोर्टफोलियोज मैनेज करने शुरू किए। तो इनिशियली मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि क्लाइंट में मेरे लिए लाऊं, बिकॉज मेरे फादर ने बोला था कि तुझे कोई किसी भी तरीके की एडवाइस चाहे वो मैं दूंगा, अदरवाइज किसी भी तरह से क्लाइंट से वो चीजें तुझे खुद से ढूंढना है, तुझे सारी चीजें खुद से करनी है। सो वो मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि भाई तुझे जो भी करना है वो तेरे दम पे ही करना है। तो फिर मैंने चीज क्या की कि अगर किसी का म्यूचुअल फंड में कोई फोलियो अटका है या किसी भी तरह से किसी का काम अटका है, किसी के पैसे नहीं आ रहे इंश्योरेंस से, या फिर स्टॉक मार्केट में किसी के पैसे फंसे हुए, तो उनसे मैं काम लेता था और उनको विदाउट एनी कॉस्ट में वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देता था। मुझे भी उसका एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो भी ऑफिस होती थी या फिर जो भी कंपनीज होती थी वहां पे मैं चला जाता था एंड वहां पे लोगों को पूछ पूछ के उनका वो चीज में सॉल्व करके उनको देता था। सो वहां से जो मुझे नॉलेज मिला वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। सो लोगों की सेवा करते करते लोग मेरे साथ जुड़ते गए कि यस, ये बंदा अच्छा है, मेरा काम निकाल के दिया, भाई अभी जो भी काम होगा मैं तेरे से करवाऊंगा। वो एक शुरुआत हुई मेरी एंड वहां से जो नॉलेज हुआ, उसके बाद मैंने ऑनलाइन देखा कि ऑनलाइन लोगों को उतना क्वालिटी नॉलेज शेयर नहीं किया जा रहा है एंड काफी सारे लोगों के पास ये नॉलेज नहीं था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी उसको मैं ऑनलाइन लेकर आऊं एंड ऑनलाइन में फिर सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करूं। सो मुझे आज भी याद है कि 2018 दिसंबर में मैंने YouTube की शुरुआत की थी। YouTube से मैंने शुरुआत की थी एंड फिर स्टेप बाय स्टेप फिर मैंने जो भी मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने डिलीवर करना शुरू किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियली उनके पास एक अच्छी नॉलेज हो, जिससे कि वो आगे जाके अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। सो इस तरह से मेरी एक शुरुआत हुई पूरी। It's like a very interesting, inspiring journey actually. आपने इंजीनियरिंग करके सेल्स करके खुद यस, क्लाइंट्स ढूंढ के फिर फाइनेंस कंटेंट क्रिएट करने गए एंड फाइनेंस में पेपर्स एंड एवरीथिंग आल्सो यू हैव written and passed it out, so it's like a whole and soul journey that you have sketched it out. So यस, like a follow up to this, like on your inspiration, I know like you have mentioned कि आपके पापा भी थे उसमें फाइनेंस के यस, साइड में, so that is one sort of an influence that always falls on the kid. But are करेक्ट। there any other specific moments or an influencer or somebody that you specifically think has shaped your perspective on finance, on and why have you like uh, understood that finance is the way that I have to go forward in life? सी चीज क्या थी कि इनमें से काफी सारी चीजें जो मेरी जर्नी बताई उसमें मैंने कवर की थी, बट मैंने ज्यादा डीप में कवर नहीं की थी। बट मैं अभी आपको मैं कुछ चीजें शेयर करता हूँ जो मुझे लगा कि जिसकी वजह से फाइनेंस में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मेरी बात करूं तो मेरे फादर की अगर मैं बात करूं, तो जो भी मैं चीज सीखा हूं मैं उनसे ही सीखा हूं। ठीक है, कि भाई लोगों की हेल्प कैसे की जाती है, Hmm. बिकॉज उन्होंने काफी सारे जो लाइक लोगों के डेथ क्लेम होते थे, किसी का डेथ हो गया तो उनकी पॉलिसी डेथ क्लेम अटका पड़ा है तो उनको पैसे निकलवा के देते थे। फिर वो लोग सामने से बोलते थे नहीं, आपने हमारे पैसे निकलवा के दिए, एक काम करो आप इतना पैसा रखिए, आपने हमारी हेल्प की। सो मेरे पापा ने आज दिन तक एक भी पैसा उन लोगों से नहीं लिया, बिकॉज उनकी वो मजबूरी थी जिसका फायदा हम उठाना नहीं चाहते थे। सो वो चीजें मैंने देखी है, सो वो सेटिस्फेक्शन मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर फील्ड में मुझे मिल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मेरा जर्नी था कि मैं फाइनेंस में पहले से लोगों को देख रहा था, सो Hmm. मेरे फादर के साथ काफी बार लोगों के जो क्लाइंट मीट्स होती है, क्लाइंट डिस्कशन होती है, वहां पे मैं जाता था। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कि भाई मैं घर पे बैठा हूँ, अभी मुझे उतना कोई मजा नहीं आ रहा, चलो पापा मैं आपके साथ आ रहा हूँ, आप जहाँ पे भी जा रहे हो, ठीक है, बिकॉज मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला हूँ, ठीक है। सो मैं उनके साथ निकल पड़ता था। Hmm. तब मैं देखता था कि जो लोग ये सारी चीजें समझना चाहते, तो लोगों को इसका नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी कि चीजें किस तरह से वर्क करती है। उन लोगों ने इतनी सारी गलतियां की होती है, जो भी इनकम आती है उनको वैसी वैसी जगह पे उन्होंने पैसे डाले होते हैं कि जब वो फंस जाते थे
तब फिर उनको हमारी जरूरत पड़ती थी कि यार अभी हम यहाँ पे फंस गए, अभी डेट ट्रैक बहुत ज्यादा हो चुका है, क्या करें या ना करें। ठीक है, तो वो दूसरी चीज थी जहां पे मुझे लगा कि यस, जैसे पापा लोगों की हेल्प कर रहे हैं वैसे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। नो डाउट मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए इसमें नहीं आया, ठीक है, बिकॉज समाज हम्म, सेवा एक और चीज है, दूसरी चीज है मैं धंधा करने भी आया, ठीक है, मुझे धंधा भी करना है। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे सेवा करूंगा लोगों की। तो मुझे दोनों चीजें यहाँ पे दिखी ट्रू। कि यहाँ पे लोगों की हेल्प भी हो रही है एंड साथ में मेरा बिजनेस भी आ रहा है। बिकॉज आज मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो आप बोलोगे कि कोई बात नहीं, कल उठ के आपका दोस्त मिला, अपने दोस्त को बोलोगे ये बंदा है स्मिथ जिसने मेरी हेल्प की थी, तो एक काम कर, तू इसके पास से जो भी चीज है, जो भी गाइडेंस चाहिए, तो इसके पास चल। तो वो एक चीज मुझे पहले से दिख गई थी कि ऐसे हो सकता है, बिकॉज हम क्या होता है कि गुजराती माइंड जो होता है वो पहले से धंधे वाले होते हैं हम लोग, ठीक है। वो बात अलग है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे आसपास का ऐसा एटमोस्फियर बन जाता है कि हमें लगता है कि भाई जॉब करोगे तो ही अच्छा है, बट हमारा बिजनेस माइंड पहले से ही होता है। ओके, सो मैं कॉलेज में भी जब मैं जिम करता था तो प्रोटीन पाउडर्स बेचता था मैं कॉलेज में। जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे या दूसरे मेरे कलीग्स होते थे जो जिनको बॉडी करनी है, बिल्डिंग करनी है, सो उनको मैं प्रोटीन पाउडर्स बेचता था। तो वैसे तो पूरा माइंडसेट पहले से धंधे वाला था ही, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दोनों चीजें दिखी कि यस, मेरा बिजनेस भी आ सकता है, प्लस मैं लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ट्रू। जब मैं फाइनेंस में आ गया, चलो मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो मैंने शुरुआत इंश्योरेंस से ही की थी। फिर मुझे लगा कि एक्चुअली में अगर मुझे फाइनेंस में उतरना है तो मुझे और ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। सो उसके बाद मैं एनआईएसएम सर्टिफिकेशन किया, सीएफपी कंप्लीट किया। तब मुझे लगा कि यस, सिर्फ इंश्योरेंस तक फाइनेंस सीमित नहीं है, काफी सारी चीजें आती है। सो मैंने फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू किया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बॉन्ड्स हो गए, काफी सारे दूसरे एसेट्स को भी मैंने साथ में इकट्ठा करके प्रॉपर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे उनका प्लानिंग करना मैंने शुरू किया, जिसकी वजह से आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में मेरे 3000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, 84 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। एंड साथ में मेरा यही रहता है टारगेट कि भाई जो भी ऐसी चीजें हैं जो बेसिक लोगों को पता होनी चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए डिटेल्स। एंड दूसरी चीज कि आपने बोला कि किन लोगों का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे फादर तो थे। दूसरी कि एक बुक थी जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज की, जिसका नाम आई नो सभी लोगों ने सुना होगा लेकिन सभी लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जो था रिच डैड पुअर। ओके, तो वो बुक एक I've ऐसी read it. थी, यस, वो एक ऐसी बुक थी जो जिसका मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर 100% जो भी आज मैं हूं, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, नो, मैं छोटा सा बिजनेस वाला हूं, बट आज मैंने जो भी चीज अचीव की है उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 50% मेरे फादर को मैं क्रेडिट दूंगा, ठीक है, एंड Hmm. 50% मैं क्रेडिट दूंगा रॉबर्ट कियोसाकी को कि उन्होंने वो बुक लिखी, जिसकी वजह से जो भी हूँ, Hmm. वो आज मैंने जो भी चीज मैंने थोड़ी बहुत अचीव की है वो उसी के वजह से की Very interesting. Very interesting, है। Smith. Your journey. I actually am very interested on how you have taken ahead. So, in this whole Yes. thing, now that I have understood like the business side that you wanted to achieve and what you're achieving right now, and you'll be achieving much more, you started this content creation on telling 2018 December. minor things which Remember you started it. So basically, all those small minor things that you want everybody to know in the finance world is your content Correct. creation. Yes. So can you walk us through that journey, the approach in creating that resonates with your audience, and where do you find the balance between? So basically, when you're on social media, you want an engagement factor. You want the audience, Correct. whoever are looking at your video, to engage with you. So how do Correct. you find the balance in the education of finance that you're giving and the engagement in your content? Yeah. So the thing is कि मेरा जब मैं ऑनलाइन आया, ठीक है, तब मेरा इनिशियल फंडा ये था कि सारी जो भी बेसिक चीज है वो मैं लोगों तक शेयर करूं। बिकॉज चीज क्या है कि लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, स्पेशली फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो उनके बेसिक्स उतने ज्यादा क्लियर नहीं है। तो मेरा पहला फंडा यही था कि जितना हो सके उतना बेसिक चीजें मैं लोगों तक शेयर करूं। ओके, अभी अगर मैं ये चाहता हूं कि ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी रहे, ठीक है,
तो तीन ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तीन ही फंडे पे मैं काम करता हूँ। सबसे पहला फंडा ये है कि जो भी चीज मैं शेयर कर रहा हूँ कंटेंट में, थ्रू रील और थ्रू यूट्यूब वीडियो, तो सबसे पहला फंडा मेरा यही है कि मैं जो भी चीज शेयर कर रहा हूँ मेरे व्यूअर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में या उनके फाइनेंशियल जर्नी में कोई वैल्यू एडन होना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो Got it. देख के उनको ऐसा लगना चाहिए यस ये कुछ नया मैं सीखा हूं जो आगे जाके मुझे काम में आ सकता है। सो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। Hmm. अगर चाहे किसी का भी कोई पैशन हो या कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या फिर ऑनलाइन आना चाहता है, तो ये तीन चीजों पे उनको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला था वैल्यू एडन, कि आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीखने चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज है Hmm. कि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूं एज अ फीन इन्फ्लुएंसर कि ताकि वो आपके पॉकेट में या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा डाले। ओके, सो Hmm. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि Got जब it. मान लो कि कुछ मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट आने वाली है जिसका फायदा हम सबको हो सकता है, सो मैंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की कि मार्केट में ये चीज होने वाली है जिससे कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो आपने वो चीज सुनी, आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया, आपको पैसे मिले या आपका प्रॉफिट हुआ, तो ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक पैसे का भी प्रॉफिट कराऊंगा, सो जाहिर सी बात है कि आप मेरे साथ जुड़ने ही वाले हो कि यस इस बंदे की वजह से मेरा प्रॉफिट होगा, अभी इसको मैं और फॉलो करता हूँ ताकि कहीं ना कहीं मेरा पैसा Hmm. और ज्यादा मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। सो ये दूसरी चीज होनी चाहिए। True. और तीसरी चीज कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके पैसे बचने चाहिए। ओके, सो कहीं पे आपके ज्यादा Oh, एक्सपेंस हो रहे हैं तो पैसे आपके बचने that चाहिए। should reduce. यस, सो जैसे Got it. कि एग्जांपल दूं कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक रील रखी थी कि अगर आप कपड़े लेने जाते हो तो कपड़ों पे 12% जीएसटी लगता है ऑल ओवर, ठीक है। लेकिन उसका रूल है कि वो कपड़े की जो कॉस्ट है वो 1000 के ऊपर है तो ही 12% जीएसटी लगेगा, अगर 1000 से कम है तो वो 5% में आएगा। ओके, लेकिन Oh. चीज क्या होती है कि आपने 500 रुपए के दो शर्ट्स खरीदे, दो हजार के चार शर्ट्स खरीदे, टोटल अमाउंट पे 12% जीएसटी ऐड होके बिल आ जाता है और हम पे कर देते हैं। बट एक्चुअली में जो 2000 के आपने चार शर्ट लिए हैं उसी पे 12% जीएसटी लगेगा, बाकी के जो दो 500 के शर्ट है उसपे 5% ही जीएसटी लगता है। सो ये वो चीजें हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर ये मैसेज कन्वे होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है आपके पैसे बचे इससे। Hmm. ओके, सो यही This फंडा है even I मेरा। didn't know. या सो ये वो चीज है कि कहीं ना कहीं जब आप ये तीन चीजें शेयर करते हो तो लोग बट ऑब्वियस है कि आपके साथ जुड़ेंगे और आप दूसरे दो लोगों Hmm. को बोलोगे कि भाई ये जो बंदा है उससे मेरा फायदा होता है। अभी इसके अलावा अगर मैं आपको ये बात बताने लगूं कि भाई फॉरेन में चलो मान लो कि कोई बड़ी कंपनी ओपन हुई या फिर किसी कोई इवेंट चल रहा है फॉरेन में, कोई 31st का इवेंट चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि बड़ा इवेंट हो रहा है, वहां पे सेलिब्रिटीज आने वाली है, ये लोग आने वाले हैं। सो उससे आपका क्या वैल्यू एड हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपके कुछ पैसे बचे नहीं बचे, आपने Hmm. कुछ प्रॉफिट कमाए नहीं। तो ये वो चीज है। सो इसमें चीज क्या होगा, आपने इंटरेक्ट किया, आप वहां से चले गए, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल न्यूज है। सो इस तरह से जब आपका थॉट प्रोसेस होता है सो लोग आपसे जुड़ते हैं एंड लोग आपको पसंद करते हैं। Hmm. Interesting. So basically, you follow certain routines and rituals as well. So, for यस, example, if you want to create a successful content piece on Instagram or YouTube video, so do you have any specific rituals or routines that you follow before doing that? How is your research process if you can run the audience through that? यस, सो रिचुअल होता है, ठीक है। डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं ही मार्केट के साथ अपडेट नहीं होऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा Hmm. कंटेंट भी अभी पूरा नहीं हो जाएगा, जो भी चीज मैं शेयर करूंगा। हो जाए. ठीक है, तो Exactly. ये याहू वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे टाइम टू टाइम अपडेट होना है। सो अपडेट होने के लिए मुझे भी एवरीडे कुछ ना कुछ सीखना ही है मेरे पर्टिकुलर जो भी मेरी फील्ड है उसमें। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर मेरा इवोल्यूशन नहीं हुआ तो सामने वाली ऑडियंस चली जाएगी या फिर उनको कोई फायदा नहीं होगा। सो सबसे पहली चीज है कि मॉर्निंग सबसे पहले मार्केट स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज नया क्या हुआ है या नई चीज क्या हुई है, या तो फिर आप अगर
दूसरे किसी बैकग्राउंड से है या फिर आपका फील्ड अलग है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको कुछ नया तो सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं नया सीखूंगा तो नई चीज मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज की ये जो भी मैंने सीखा है आज, क्या वो पर्टिकुलर चीज शेयर करने से जो भी मेरे व्यूअर है उनका कोई फायदा हो सकता है, हाँ या ना? ओके, अगर नहीं हो सकता कोई बात नहीं, वो चीज मेरे तक रखूंगा। अगर हो सकता है तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज को मैं किस तरह से कौन से फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि वो आप आसानी से समझ जाओ, या तो फिर मैं किस तरह से उसे शेयर करूं कि वेरी वो आपको इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट। जाके प्रॉफिट करवा दे। तो वो चीज जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरी पूरी स्क्रिप्ट रेडी होती है, ठीक है। एंड मैं वो जो स्क्रिप्ट होती है उसको मैं पेन से ही लिखता हूँ, ना लैपटॉप ना मोबाइल, नथिंग। बिकॉज पेन से जब लिखते हो ना तो और ज्यादा आपके थॉट आते हैं एंड और ज्यादा आप चीजों को क्रिएटिव बना सकते हो, या फिर आप और ज्यादा ऑप्शंस ढूंढ सकते हो जिसमें अच्छा आपका बेनिफिट हो सकता है, जो भी व्यूअर्स उनका बेनिफिट हो सकता है। तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे ये ऑनलाइन का काम हो पूरा, ठीक है, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिचुअल मान लो या प्रोसेस मान लो, कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन अगर आप सोच रहे हो कि आपको ग्रो होना है, तो सबसे पहले आपका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि जितना हो सके उतना इसको कंसिस्टेंट रखे, कंसिस्टेंटली आप अपना कंटेंट डालो। कभी कभार होता है कि हम बाहर होते हैं या फिर हम उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, या फिर कुछ फैमिली इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, दैट वी कैन अंडरस्टैंड, वो हर एक के लाइफ में कभी ना कभी होता है, तो एक गैप होता है, बट उसके बाद अगेन बैक ऑन ट्रैक। सो वो चीज आपकी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, चाहे आपका कितना भी बड़ा चैनल क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी प्रोफाइल क्यों ना हो। एक बार कंटेंट अटक गया तो लोग भूलना शुरू कर देते हैं, या फिर आपका पोजीशन या आपकी जगह कोई और डेफिनेटली ले लेता है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, ये गलती मैंने की है इसलिए। या So it's important to, because what I've seen is with finance content pieces now, sometimes it's very tough for an normal person to understand the concept, because वो थोड़ा twisted concept रह सकता है finance का. So on all those people that I see on Instagram also or YouTube, y'all actually take a step it into easy. हेलो, 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 हेलो। Yeah. आई एम सो सॉरी अनूप, एक्चुअली आपका नेटवर्क चला गया था, सो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाया था। आई एम रियली सॉरी। No worries. I'll just repeat that part again. We can anyways edit it. So या I was saying in this finance field, no. So to create content on finance field is a bit tough, because what happens is a lot of these topics are twisted, and to understand it directly reading from Google or reading from a newspaper makes it tough. So as a content creator, it's always a beneficial thing for us, because you all will उसको कैसे आसानी से बोलने का तरीका you all find it out and you all tell it in that way, so that we can consume that content and understand the concept in that way. या करेक्ट। सो चीज क्या है कि फाइनेंस लोगों के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, कि यार ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती कि डेट क्या होता है, या फिर स्टॉक मार्केट की बात करें तो पीई रेशियो क्या है, एफआईआईस क्या है, डीआईआईस क्या है, ये सारी चीजें पता नहीं चलती। बट चीज ये है कि सबसे पहले एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर हमारा यही काम होता है कि हो सके उतनी आसान भाषा में हम फाइनेंस समझा सके, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फाइनेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, एंड फाइनेंस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आपको कोई फाइनेंस सीखने की जरूरत नहीं है, ना किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की जरूरत है। नो, कॉमन सेंस मतलब कि क्या, कि जब आपके पास पैसे आते हैं, चाहे बिजनेस इनकम हो या सैलरी इनकम हो, अभी आपके पास दो रास्ते हैं।
या तो उन पैसों को आप अपने हिसाब से खर्च करो, अपने खुद पे। मैं मोबाइल लेकर आया, गाड़ी मैंने खरीदी, या फिर रेस्टोरेंट में चले गए, फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, या फिर घूमने चले गए, ठीक है। और दूसरा रास्ता है कि उन पैसों को मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं। ओके, तो सबसे पहले तो ये चॉइस हम सबके पास होती है। तो ये सबसे सिंपल चीज हो गई कि अगर मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपका फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो बात की बात है। सबसे पहले लोग यहीं पे ही, काफी सारे लोग अपना खर्चे पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है। So true. दूसरी चीज कि चलो मान लो कि चलो आपने डिसाइड किया कि मुझे खर्चा कम करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा खर्चा मत करो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नो, मुझे यहाँ पे खर्चा नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डालना है जहां पे मेरी बचत हो सके, मेरे पैसे आगे जाके मुझे काम में आ सके। सो अभी लोगों को एक डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। ओके, अगर मैं पैसा मेरे सेविंग्स अकाउंट में रख रहा हूं, जहां पे मेरे पैसे हैं, मैं उसको खर्च नहीं कर रहा, बट एट द एंड चीज क्या हो रहा है, वो मेरा सेविंग हो रहा है, ठीक है। बट सेविंग में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर दीजिए। क्या कभी आपने सुना है कि कोई बंदा फिक्स डिपॉजिट करते करते करोड़पति बन गया? कभी आपने सुना है ये चीज? नहीं. नहीं। No. आपने सुना है कि कोई बंदा पोस्ट पोस्ट स्कीम्स जो होती है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती है, उसमें पैसा डाल रहा है, वो रिकरिंग वाला, और वो करोड़पति बन गया? कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना। No. लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई बंदा स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स उसने लेकर रखे थे और वो करोड़पति बन गया? आपने सुना है? Yes. आपने सुना है कि किसी बंदे के पास पुरानी प्रॉपर्टी थी, वो आज करोड़ों की बन गई है? आपने सुना है? Yes. यस। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि सेविंग्स करें। ओके, यही चीज हम समझाते हैं ऑनलाइन, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। सो ये चीज आपको पता चल गई। अभी क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा सिंपल फंडा है कि एवरी ईयर जो इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट मतलब कि महंगाई का दर, हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि आज अगर 100 रुपए की चीज अगले साल 105 रुपए की मिल रही है, तो इन्फ्लेशन रेट विल बी 5%। 5% से महंगाई बढ़ी, ठीक है। सो अभी जो इन्फ्लेशन रेट जो एवरेज चलता है वो 4 to 7% के बीच में वेरी करता है। सो हमारा वो इन्वेस्टमेंट जो हमें ईयरली इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दे, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और वो चीज की जहां पे आपका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन रेट के कंपेयर में कम बढ़कर आ रहा है, वो हमारा सेविंग है, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट में मुझे 2% का रिटर्न मिलता है, ब्याज मिलता है ईयरली, एंड इन्फ्लेशन रेट चलो मान लो 5% है, तो एक्चुअली में मैंने 3% का लॉस किया है। सो वो सेविंग नहीं है, मेरा लॉस ही है एक्चुअली। बट उसी के सामने मैंने किसी अच्छे स्टॉक में पैसा डाला है जिसने मुझे 25% का रिटर्न दिया है ईयरली। इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो एक्चुअली में मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया। सो ये सिंपल फंडा आपको पता होना चाहिए, एंड यही चीज हम सिखाते हैं ऑनलाइन कि किस तरह से सिंपल किया जा सकता है। सो ये कॉमन सेंस हर लोगों के पास होनी चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट के अलग अलग रास्ते कौन से हैं, किस तरह से हम ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। पर्सनल फाइनेंस हम सिखाते हैं। पर्सनल फाइनेंस मींस बेसिक जो फाइनेंशियल चीजें होती है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो सारी चीजें फिर शेयर की जाती है। सो हम अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो और ज्यादा हेल्पफुल हो सके और लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट Helpful हो कर जाए. सके अपने पैसों को। Got it. Yes. Nice, Smith. So, what we have done is right now we have spoken about आपका journey, everything on how your uh, content creators is happening and all. So now going to the next, we are going to talk much more about specific topics relating to finance in general, referring to India and the trends and positionings, predictions, and all that you can give us. Okay. So to start this segment, um, let me start by asking you something like, as a person who is running a business in finance and who is creating content in finance in India, what do you think is the most intriguing about the Indian financial landscape or market? And are there any unique opportunities that you see that stand out from the rest of the world?
Okay, so opportunity in terms of as a finance, like portfolio As an manager. investment or for India, anything. ओके ओके एज एन इन्वेस्टमेंट, सो अगर किसी बंदे को इन्वेस्ट करना है इंडिया में या कहीं ना कहीं किसी Hmm. एसेट में, तो उसका क्या फ्यूचर है इंडिया में, करेक्ट? Yeah. ओके, Yeah. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो फाइनेंशियल चीज है, इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है, वो रैपिडली अच्छी तरह से इवेल्युएट कर रहा है, अभी आगे बढ़ रहा है इंडिया काफी ज्यादा तेजी से। ओके, सो व्हाई, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साइड पे नहीं हूँ, बट जो फैक्ट है वो है। Hmm. सो अभी जो मोदी गवर्नमेंट चल रही है वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बिकॉज इंडिया का अभी यही टारगेट है Hmm. कि चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं उसको वो कम कीजिए। कम की जाए। हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट हो Hmm. सके उतना कम कर सकते हैं। एंड खत्म हो कम कर जाती है तो सकते वो बात तो अलग ही होगी, वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। बट हमें हो सके उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना से खत्म करनी है। तो कब खत्म हो सकती है? जब इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा या ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बनानी हम शुरू करेंगे जिसपे हम चाइना पे निर्भर है, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखोगे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ रही है। सो ये सारी चीजें ये शो कर रही है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इन सारी चीजों पे अग्रेसिव है। अभी अगर इंडिया में बिजनेस बढ़ते हैं, ठीक है, आज एक सिंपल सी चीज है कि आप मार्केट में पैसा डालते हो, स्टॉक मार्केट में, तो वो पैसा कहाँ पे जाता है? म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो पैसा कहाँ पे जाता है? एट द एंड स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उनके पास ही जाता है, ठीक है। अभी चीज क्या हो रही है कि बिजनेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा मार्केट में, या आप बोल सकते हो कि इंडिया में एक लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब कि कैश रोटेशन शुरू होगा। बढ़ेगी। जब कैश रोटेशन शुरू होगा तो ट्रू, लोगों के लिए ट्रू, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी कंट्री में अगर बढ़ किसी जाएगी। तरह से गवर्नमेंट उतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो वहां पे आप देखोगे क्रैश, स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया, या फिर स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, वहां की जो कंपनीज है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो रही है। बट अभी ट्रेंड पूरा रिवर्सल चल रहा है। सो अभी मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि पहले, अभी के सिनेरियो की बात करूं थोड़े टाइम पहले की, सो ऑल ओवर इंडिया में एवरेज 3% जितने ही रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि इंडिया में जो 150 करोड़ का पॉपुलेशन है उसमें से 3% जितने लोग ही एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि ज्यादा लोग ईच एंड ज्यादातर। एवरी डे पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो कितनी लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। सो अभी जो स्टॉक मार्केट जिस लेवल पे है, या आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट जिस लेवल पे है, इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी जिस लेवल पे है, उससे तो बहुत ही ज्यादा आगे हमें बढ़ना है। ओके, सो अगर लोगों तक प्रॉपर फाइनेंस का नॉलेज अगर पहुंच जाता है, अगर लोग फाइनेंस को समझना शुरू कर देते हैं, अगर लोग समझ जाते हैं कि हमें पैसा कहाँ पे डालना है, अगर ये अवेयरनेस एक बार आ गई, तो हमारे पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी इंडिया में हम बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो अभी सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, ठीक है। सो इंडिया जो है वो आई अभी अग्री टू एक इट। बिजनेस हब बनने जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर मैं अभी की बात करूँ या फ्यूचर की बात करूँ, तो अभी सभी इन्वेस्टर्स के लिए आने वाला जो पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मैं बोल सकता हूँ कि होने वाला है। नो डाउट इस साल को अगर निकाल देते, ये इलेक्शन ईयर है, सो कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, आई डोंट नो क्या हो सकता है, बट अगर सारी चीजें मार्केट के फेवर में बैठ जाती है तो फिर आने वाला पीरियड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होने But even in that way, even if you take this year, uh, elections को भी stability पसंद वाला है। है। करेक्ट, जो स्टेबिलिटी एज इन जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में स्टेबिलिटी दिखाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी दिखाती है, that actually is something that drives the market in the world economy as well, right? आई एम रियली Yeah. सॉरी, आपका वॉइस So ब्रेक हो रहा I just so I was saying, even election year or whatever it is, all that matters is stability for the government also. All the है। reforms that the government is passing, the infrastructure reforms that the government is passing, that gives a stability to the market. So market actually likes a stable policy wala government or something like that. It could be करेक्ट, any of the parties. I'm not
putting it on one party, but anything that is stable is something that the market likes is what you're saying. करेक्ट सी Got it. चीज क्या होती True. है या ट्रू दैट्स ट्रू बिकॉज चीज क्या होती है कि जब कोई गवर्नमेंट या तो कंटिन्यू करती है अपनी जो भी पोजीशन है या पावर को या फिर जो भी नई गवर्नमेंट आती है तो मार्केट को पता है कि ये जो बंदा आ रहा है या जो भी पार्टी आ रही है रूलिंग पार्टी आ रही है अभी पावर में जो भी पार्टी सो जो इन्वेस्टर है या फिर जो भी मार्केट है उनको पता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी कितना फोकस उसका रहने वाला है बिजनेस पे या फिर डेवलपमेंट पे या फिर उसका कितना फोकस होने वाला है दूसरी फालतू जगह पे ओके सो मार्केट को ये सारी चीजें पता है एंड बड़े प्लेयर्स ये सारी चीजों को लेकर बैठते हैं सो तभी आपने देखा होगा कि अभी ये जो इलेक्शन हुआ है जिसमें 2-3 स्टेट्स में जब बीजेपी आई तो आपने देखा होगा कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश था बिकॉज चीज क्या था कि एक रिफ्लेक्शन था मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ भी हो सकता है 2024 में अगेन ठीक है मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा बट हाँ लोगों का क्या थॉट प्रोसेस था कि 2024 का ये छोटा सा एक रिफ्लेक्शन है कि यस ये चीज अगेन 2024 में हमें देखने को मिल सकती है ठीक है जिसकी वजह से उस वक्त भले ही 3 स्टेट में आई थी बट पूरा मार्केट बुलिश था उस वक्त ठीक है सो आपने जो भी बोला करेक्ट बोला यस मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है उसके साथ साथ चीज क्या कि अगेन पार्टी पावर में है दैट मींस अगेन और डेवलपमेंट अगेन और ऐसी चीजें आएगी जो हमें बिजनेस में हमें आगे जाके हेल्प करेगी या फिर बिजनेस हब बनेगा पूरा इंडिया सो यस मार्केट उसी के अकॉर्डिंग काफी बार वर्क करता है यस That is something true. But yeah, I could hear your entire answer. I got that okay point. great So to go on to the next part, which is a very important thing that I feel should be spoken about, which is financial education in India. The literacy of relating, like probably financial literacy across the country. So how crucial do you think is this side of education to an average person in India? And do you think there are steps that you believe to be taken to enhance somebody's financial literacy across the country? ओके सो आप ये पूछना चाहते हो कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं या फिर आप इन जनरल की बात करो कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए In general, okay in okay general, I would say like probably the government side or yes the education institute side. Yeah, so basically just an any person who is in the government side or in the education institute side, what are the steps that they think should be taken or you think they should take to improve the financial literacy across our country? yes so yes financial awareness is very much important जो होनी ही चाहिए हर एक फैमिली में हर एक पर्सन को ठीक है सो हम काफी बार ये ब्लेम करते हैं काफी बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि यार स्कूल में ये टॉपिक होना चाहिए स्कूल में ये चीज सिखाना या फिर स्कूल में ऐसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए फाइनेंस के रिलेटेड कि जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके तो चीज क्या है कि सारी चीजें पहले तो घर से शुरू होनी चाहिए तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले से अपने बच्चों को फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज देना शुरू करें किस तरह से पैसे बचाने चाहिए मैं ऐसा नहीं बोला कि आप उनको अभी से सिखाओ स्टॉक मार्केट क्या है म्यूचुअल फंड्स क्या है बट एक जो बेसिक हैबिट है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के खर्च करना इतनों पैसों को यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं कि जिनको बिल्कुल भी फाइनेंस का नॉलेज देने की जरूरत नहीं बिकॉज वो पहले से ही बहुत ही अच्छी तरह से फाइनेंस को मैनेज करे वो है हम सबकी मम्मियां ठीक है एक्चुअली जो हाउस वाइफ है वो लोग क्या करते हैं कि सपोज पापा ने पैसे दिए कि लो ये लो 200 रुपए का आप जो भी है ग्रोसरी लेके आना वो खरीदेंगे 150 रुपए की 50 रुपए को संभाल के रखेंगे ठीक है डिब्बे में रख दिया या फिर कपड़ों के बीच में रख दिया मेरे मदर आज के टाइम पे भी ये चीज करते हैं ठीक है मैं उनको बोलता हूँ जरूरत नहीं या फिर आप इन्वेस्ट कर दो बट वो अपनी हैबिट वो रखते हैं सो चीज क्या है कि वो चीज बच्चों में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे अपने हिसाब से संभालना सीखे मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं फाइनेंस सीख के नहीं आया मुझे किसी ने सिखाया नहीं ठीक है बट मैं मेरे पेरेंट्स को देखता था ना तो वहीं से मैं सीखा हूं कि यस पैसे बचाने चाहिए ठीक है एमबीए बहुत सारे लोग हुए हैं सीए बहुत सारे लोग हुए जो पहले से फाइनेंस का पढ़ रहे 4-4 साल की डिग्री आए लेकिन सभी लोग ये चीज नहीं करते सभी लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है
व्हाई? बिकॉज बेसिक चीजें वो लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। सो वो एक चीज है मुझे। एंड दूसरी चीज है कि फाइनेंस को हो सके उतना ज्यादा सिंपल करो एंड आपकी गोल के हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करो। मेरा सबसे पहला मैं प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, मैं था 11th में, 11th स्टैंडर्ड में था, मेरी कोई इनकम कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट मैं मेरे किसी रिश्तेदार के वहां पे गया था, तो वहां पे मैंने टैबलेट देखा, नया नया टैबलेट आया था मार्केट में। टैबलेट्स तो अभी बहुत ज्यादा है, वो मोबाइल वाले टैबलेट बड़े, ठीक है। वो मैंने देखा था, सैमसंग का टैबलेट था एंड टैबलेट कॉस्ट वाज अराउंड 18,000, 18,000 का टैबलेट था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है एंड मेरे दिमाग में वो अटक गया। पेरेंट्स ने मना कर दिया, अभी हम आपको लेके अभी तो नहीं देंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, सिंपल सी चीज थी। सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये 18,000 का टैबलेट है, मेरी उतनी पॉकेट मनी है नहीं, मुझे हार्डली 10-20 रुपए मिलते थे उस वक्त की मैं बात करूं, ठीक है। मेरे साथ जो भी लोग थे 11वीं 12वीं में, उनको पता है कि कितने पैसे मिलते थे, ठीक है। सो मैंने सिंपल सी चीज की 18,000 का टैबलेट है, मुझे 1800 10-10 की नोट्स इकट्ठी करनी है, सिंपल। मेरा ये गोल था टैबलेट का, मुझे 10-10 की जो नोट्स आती थी, मुझे 1800 नोट्स इकट्ठी करनी है, चाहे किधर से भी मैं सेव करूं। सो मुझे जब पॉकेट मनी दी जाती थी, तो उसमें से मैं 10-20 रुपए निकाल के सेव कर लेता था मेरे खर्चे के लिए। कहीं पे गए, दिवाली पे गए, दिवाली पे जो हमारे बड़े होते वो हमें पैसा देते, वो मैं संभाल के रखता, तो वैसे वैसे मैं संभालने लगा। सो वो मेरा सबसे पहला सेविंग था, जहां से मुझे पता चला कि गोल के हिसाब से किस तरह से पैसा बचाना करना चाहिए। तो पहले तो ये चीज घर से शुरू होनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मैं बोलूंगा कि मुझे काफी ज्यादा दुख होता है जब मैं ये चीज देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लोग मुझे देखें, नो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट चीज के आज का जो यूथ है या जो यंगस्टर्स है, ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अभी मैं बात करूंगा आपको खुद को क्या करना चाहिए। सो आज के जो यूथ है या यंगस्टर्स है या फिर जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो एंटरटेनमेंट में बहुत ही ज्यादा अपना टाइम पास कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। स्कूल से आ गए, कॉलेज से आ गए, काम से आ गए, अभी माइंड फ्रेश करना है, तो रात को क्या करेंगे, या तो मूवी देखेंगे या तो फिर किसी एंटरटेनमेंट वीडियो देख लिया, कॉमेडी वीडियो देख लिया, डेफिनेटली वो देखो, बट एटलीस्ट रोज के 10 मिनट तो कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने में लगाओ कि मार्केट में क्या चल रहा है, पैसा कहाँ पे डाले, क्या करें। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है या डेली बेसिस पे आप थोड़ा बहुत भी इसको सीख रहे हो ना, तो आगे जाके आप अपनी फैमिली के लिए या अपनी आने वाली जो भी पीढ़ियां है या फिर जो भी आने वाली जनरेशन, उनके लिए बहुत ही बड़ी एसेट आप खड़ी कर सकते हो, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हो, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको वो बोलता हूँ। आज मैं काम कर रहा हूँ, चलो मान लो आप काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी जॉब से इनकम आती है, मेरे बिजनेस से इनकम आती है। वो क्यों आती है? बिकॉज मैं यहाँ पे 8-10 घंटे देता हूँ मेरे काम में, आप अपने जॉब या तो बिजनेस में 8-10 घंटे देते हो। बट इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी चीज है कि चाहे मैं घर पे सो रहा हूं, बट मेरे पैसे काम कर रहे हैं मेरे इन्वेस्टमेंट के नाम पे। मैंने शेयर्स पे कहीं पे पैसे लगाए हैं, शेयर अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं सो रहा हूं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पैसे मेरे लिए काम कर रहे हैं। सेम चीज आती है इन्वेस्टमेंट में, आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं। आज मैंने 15 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कल उठ के वो 50 लाख की हो गई, तो मेरे पैसों ने काम किया। तो आप अपने पैसों को काम पे लगाना सीखे। सो वो कैसे है, तो उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो डेली बेसिस पे खुद से 10 मिनट एटलीस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 2 घंटे तक सीखे, 10 मिनट्स के लिए भी फाइनेंस का कुछ ना कुछ अपडेट लीजिए या सीखिए या बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। और तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अभी गवर्नमेंट को क्या चीज करने की जरूरत है, या फिर जो जो भी अथॉरिटीज है या जो लोग पावर में, उन लोगों को क्या चीज करने की जरूरत है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यस, इंस्टीट्यूट्स के या फिर स्कूल्स की अगर बात करें, तो चीज क्या है कि बच्चों को छोटी उम्र से जो चीज सिखाई जाती है, वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं या पेरेंट्स जो भी चीज करते हैं, उनको वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी वो कॉपी करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो चीज क्या है कि स्कूल से उसमें, बिकॉज चीज क्या है कि हर कोई एमबीए सीए फाइनेंस नहीं करने वाला, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ आर्ट्स करेंगे, कुछ साइंस लेंगे, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज करेंगे। सो सभी लोगों तक ये नॉलेज नहीं होने वाली। सो स्कूल्स में या उसमें किसी ना किसी तरह से कोई इवेंट की जाए, या थोड़े थोड़े टाइम पे कोई सेमिनार किया जाए, या तो फिर एक बेसिक ऐसा एक सब्जेक्ट अंदर लाया जाए, जिससे कि वो पर्सनल फाइनेंस को सीख सके।
बिकॉज दुनिया का आप कोई भी नॉलेज ले लो, फाइनेंस अगर आपको नहीं पता होगा तो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि चीज क्या है कि आप अगर मेरी ये बात करें, ठीक है, 100%। अगर कोई बोल रहा है कि भाई आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, अगर किसी को पूछा जाए तो बोलेगा वो मेरा पैशन था, इंजीनियरिंग इज माय पैशन। मैकेनिकल इंजीनियर में जब मेरा पहला दिन था कॉलेज में, तब लोगों को पूछा जाता था कि आपने इंजीनियरिंग क्यों लिया, तो लोग बोलते थे मशीन मेरा पैशन है। सभी लोगों का कॉमन आंसर होता था। जब लास्ट में मुझे पूछा गया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियर क्यों किया, तो मेरा सिंपल एक ही फंडा था कि मैंने सुना है कि मैकेनिकल इंजीनियर में अच्छा पैकेज मिलता है लास्ट में। उस वक्त की मैं बात करूं, अभी तो भाई आईटी वालों के अभी तो उनका ही बोलबाला है। मेरे टाइम की अगर मैं बात करूं 2012 की मैं बात करूं 2012-13, तो मेरा ये फंडा था। तो जो भी लोग ये चीज कर रहे हैं ना कि मेरा एमबीए चल रहा है या तो फिर ये मेरा पैशन है या फिर कंप्यूटर मेरा पैशन है, वो एक्चुअली में पैशन नहीं, उनको पैसे कमाने, वहां से इनकम आनी चाहिए। तो अच्छा पैकेज मिले इसीलिए सब लोग ये चीज कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो सेम ये फंडा क्लियर होना चाहिए लोगों का पहले से कि भाई हमें आगे जाकर अच्छे पैसे कमाने हैं अच्छे रास्तों से, ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो, हमारे पेरेंट्स की लाइफ अच्छी हो, हमारी आने वाली जनरेशन काफी ज्यादा स्मूथ निकल सके। इसलिए भाई अभी से ये हैबिट्स करना शुरू कर दो। ये चीज पहले से सिखानी पड़ेगी लोगों को। नाइस। आई Yeah. थिंक जो भी सुन रहा है उसने ऐसा नोट्स ले लिया क्या क्या करना है। Nice. So the final question, Smith. Yeah. Talking about the market trends. So I have two questions in this. Tell me something about the Indian market. First, what do you think? How is the market growing? The stock market. Okay. And are you bullish about our stock market? Do you see that it's going to grow in the near future? What is it? Or because see, you see reports here and there coming from JP Morgan, coming from Forbes. You see everything that the next 2 decades are India's decades. That whatever you do, you don't do, whichever government it is, India is going to own up the next 2 decades. So, and there is a very dynamic nature about the financial markets right now in India. There was a phase when everybody said that the market is going to fall, the market is going to fall, and that's when it rose up badly. एंड अब भी सब लोग ऐसा देर इज साइलेंस, सडनली HDFC का कुछ आ गया था तो वो मार्केट थोड़ा गिर गया था, उसके बाद वापस इट्स ऑल नॉर्मल एंड ऑल. फिर इलेक्शन सीजन लास्ट ईयर एंडिंग में वी हैड अ वेरी बिग इलेक्शन. We have a big election coming up here this first quarter as well. So, what trends or developments do you foresee in the near future as well? So, everything about the Indian stock market and the Indian financial market that you think about. Yeah, actually क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है. एंड अगर जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं अभी देने वाला हूँ वो समझ गए ना, तो ये लोग कभी भी ये चक्कर में नहीं फंसेंगे कि क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है. सो मार्केट में जो भी न्यूज हम तक पहुंचती है, लाइक ये जेपी मॉर्गन हो गया या भी हिंडनबर्ग का आया था, ठीक है, हिंडनबर्ग का अदानी का जो पूरा चल रहा था फंडा, ठीक है. Yes. सो चीज क्या है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट में दो तरह की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है. एक होती है इंफॉर्मेशन फॉर द विनर्स और दूसरी चीज होती है इंफॉर्मेशन फॉर द लूजर्स. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. हम तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लाइक इसने ये स्टेटमेंट दिया, इसने वो स्टेटमेंट दिया, ये कंपनी में ये हुआ, कुछ भी हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन फॉर द लूजर्स होता है, ठीक है. एंड जो इंफॉर्मेशन फॉर द विनर्स, वो इंफॉर्मेशन जो बड़े प्लेयर्स तक ही पहुंचती है, हम तक नहीं पहुंच पाती. क्योंकि चीज क्या है, मार्केट को हम और आपके जैसे लोग रन नहीं करते, मार्केट को बड़े प्लेयर्स रन करते हैं. बड़े प्लेयर्स कौन हो गए? प्रमोटर्स होते हैं, FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, वो लोग होते हैं मार्केट के बड़े प्लेयर्स. हम रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लिक्विडिटी रखते हैं, ठीक है. अभी चीज क्या होता है, वी आर पपेट्स, हम लोग पपेट है. वो लोग जिस तरह से नचाएंगे उस तरह से लोग नच रहे हैं, ठीक है. तो कोई इंफॉर्मेशन अगर हम तक पहुंचती है तो वो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई गई है ताकि हम रिएक्ट करें और वो लोग बड़ा प्रॉफिट बना सके. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ओके, सो ये रिपोर्ट आ गया, वो रिपोर्ट आ गया, उसके एंड आप देखोगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हिंडनबर्ग का आया था रिपोर्ट, तो चीज क्या होती, अदानी शेयर बहुत गिरा था. आप बोलोगे कि भाई चलो ये इंफॉर्मेशन आई हिंडनबर्ग वाले, तो एक्चुअली में वो स्टॉक्स गिरे थे अदानी के, वो
चीज क्या होती है कि किसी न्यूज के बेस पे 20% जितना डिफरेंस आता है, बट 80% डिफरेंस आता है पैनिक सेलिंग की वजह से। लोग पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जोल है एंड पेशेंस का। पीयर, जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, हाँ पीयर प्रेशर सेलिंग भी लोग करते हैं कि मेरा दोस्त ने ये रिपोर्ट देख के अदानी का स्टॉक भेज दिया तो मैं भी भेज नहीं देता हूँ उस पे पहले। भी मैं आता हूँ, उस पे भी आता हूँ, करेक्ट, सही बात है। तो चीज क्या है सबसे पहले कि पैनिक सेलिंग में ही लोग फंसते हैं। एंड जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा ना, जो बड़ा प्लेयर है, या तो फिर चलो मान लो कि बड़ा प्लेयर नहीं बट ही स्मार्ट, उसने मार्केट से अच्छा पैसा बनाया, तो स्मार्ट बंदा क्या करेगा, जब लोग मार्केट से दूर भागते हैं ना तो वो पैसा डालेगा। और जब मार्केट में बहुत हाइप क्रिएट हुआ है, लोग बोल रहे हैं स्मार्ट पैसा डाल मार्केट में, पैसा डाल मार्केट में, पैसा डाल मार्केट में, तब वो स्मार्ट इन्वेस्टर समझ जाता है कि भाई अभी कुछ भी हो सकता है, बबल कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, नाउ इट्स टाइम कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना मैं शुरू कर। ठीक है, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, लोग टिप्स पे बहुत ज्यादा जाते हैं, जो आपने बताया, मेरे दोस्त ने बताया ये स्टॉक बाय कर ले बढ़िया है, दोस्त ने बोला ये स्टॉक तू बेच डाल, ये अच्छा नहीं है। आपके दोस्त जो है, आपका दोस्त, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन करना है कि ये जो बंदा, जो मेरा दोस्त है, जो मुझे ये स्टॉक के बारे में बता रहा है, उसके पास कुछ नॉलेज है या फिर उसका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं और आपको बोल रहा है कि ये स्टॉक बढ़िया है तू उठा ले, तो उसके पास एक तो नॉलेज नहीं, उसको किसने बोला है, तो उसको उसके दोस्त ने बोला होगा या उसके ब्रोकर ने बोला होगा। तो वो ब्रोकर या उसके दोस्त के पास ये स्टॉक का नाम कहां से आया, तो वो ऊपर से आप तक भेजा गया है स्टॉक का नाम, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो जो भी स्टॉक का नाम आता है आपके पास, तो कोई आपकी सेवा करने नहीं बैठा, आपका ब्रोकर आपको बोलता है बाय आईसीआईसीआई बैंक टारगेट 1000, ठीक है, तो वो टारगेट या ये भी चीज है वो आपकी सेवा करने नहीं बैठा है कि भाई हम आपको बेचते हैं आप अच्छा प्रॉफिट कमाए, नो, अब तक ये स्टॉक पहुंचाया गया है, ये चीज आपको समझना है। सो पहले तो खुद से एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ठीक है, मार्केट में काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमसे करवाई जाती है ताकि वो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, रही बात दूसरी कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे जाके। ओके, सो सिंपल सी चीज है कि मार्केट का एक रूल है। आज अगर मैं बात करूं, आज अगर मैं हार्ट के अगर मैं चलो ईसीजी निकालवाता हूं मेरे हार्ट का, तो ईसीजी कैसा आएगा, लाइक दिस फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, दैट मींस कि मैं जिंदा हूं, ये शो कर रहा है। जब किसी की हार्ट की लाइन ऐसे आती है, दैट मींस दैट पर्सन इज नो मोर। सो ये चीजें तो ही चलने वाली है जिंदगी, तो मार्केट भी इसी तरह से चलने वाला है। ओके, सो जब ऊपर आता है तब सभी लोग फायदे में, सब लोग खुश हो जाते हैं। जब नीचे आता है तब लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई घबराना क्यों, मार्केट है, उसी का काम है, ये मार्केट ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, लोग पैनिक होकर शेयर्स को बेच जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अभी एक रामबाण इलाज दे देता हूं कि आपको क्या करना है। ओके, ये चीज अगर आप करोगे, चाहे आप इस बैकग्राउंड से नहीं भी हो चलेगा, कुछ नहीं करना है आपको, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं सबसे पहले। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स मतलब कि वो स्टॉक्स जिनका फाइनेंशियल डेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स आर वेरी गुड, चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी है, कितना भी नाम अच्छा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही, कंपनी का कैश फ्लो ही ठीक नहीं है, कंपनी का कैश जो आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, वो फालतू बेफालतू चीजों में उड़ा रहा है, जैसे कि बायजूस का हुआ अभी, जो भी फंडा हुआ। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी है कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक कौन सा है। अभी फाइनेंशियल्स में क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखनी है, नो, काफी ज्यादा सिंपल चीज है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी ने पास्ट में किस तरह से रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक कॉमन सेंस चीजें आप लगा, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो क्या फ्यूचर में उसका कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है या नहीं, वो चीजें आपने देख ली, कंपनी देख ली, आपको इन्वेस्ट करके उसमें भूल जाना है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है स्टॉक मार्केट में, तो आप डेफिनेटली 99% केस में आप पैसा बनाओगे। 1% प्रोबेबिलिटी है कि यस वो चीज गलत हो सकती है, बट इन 99% केस आप प्रॉफिट बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में 100% कोई चीज नहीं होती। ठीक है, बिकॉज आप देखोगे किसी भी स्टॉक में आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज दूंगा वो आपको करना है। अभी आपको क्या करना है, मोबाइल में एचडीएफसी की अगर बात करें, एचडीएफसी में अभी काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग हो रहा है। एचडीएफसी का आपको 1 घंटे का चार्ट ओपन करना है, एचडीएफसी का 1 घंटे का चार्ट, या फिर अगर आप मनी कंट्रोल में ओपन कर रहे हो, तो सिंपल 1 डे का चार्ट आपको ओपन करना है, तो आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे, वो चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, लाइंस दिखेंगे। यस, अभी आपको वो ड्यूरेशन 5 साल का करना है,
चार्ट में ही ड्यूरेशन 5 साल का करोगे तो आपको धीरे 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 वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एंड वही ड्यूरेशन को जब आप नेक्स्ट करोगे या फिर 10 साल का ड्यूरेशन जब आप ओपन करोगे चार्ट में, तो आपको चार्ट पूरा इस तरीके का दिखेगा। तो स्मॉल टाइम फ्रेम है या छोटे पीरियड के लिए अगर आपका व्यू है तो आपको अच्छे झटके मिलने ही वाले हैं। बट आप जब आप लॉन्ग व्यू रखकर जा रहे हो तो आपका स्टॉक इसी तरह से वर्क करेगा मैक्सिमम टाइम। सो लॉन्ग व्यू के साथ जाओ। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या मैं बुलिश हूं या नहीं इंडिया के लिए। डेफिनेटली मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं इंडिया के लिए। क्योंकि चीज क्या है, मैं क्यों बुलिश हूं? क्योंकि आज जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेरिश हूं, बड़ा फॉल आ सकता है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं 2 महीने में फॉल आ सकता है या 3 महीने में फॉल आ सकता है। मैं 20 साल का सोच रहा हूँ। अगेन वही बैक मैंने बढ़ा दिया मेरा। सो 20 साल का अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, वो इसी तरह से जाने वाला है। सो अगर मैं बीच में कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, बीच में अगर क्रैश होता है, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। क्योंकि जब तक मैं शेयर बेचूंगा नहीं तब तक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं लॉस में। जब कोई चीज आप बेच देते हो तब बात आती है कि आप फायदे में आपने बेचा है नुकसान। अगर मार्केट में वो स्टॉक की प्राइस नीचे है तो अभी वो स्टॉक मेरे पास तो है ना, तो मैं लॉस में नहीं हूँ। मैं जब उसको बेचूंगा तब लॉस में आऊंगा। सो मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का रहता है। सो यस, मैं इंडिया पे काफी ज्यादा बुलिश हूँ। Yeah, Smith, go ahead. It's okay. You can talk यस continuously. सिंपल। सो मैंने जैसे जो भी था कि यस मैं इसमें बुलिश हूँ इंडिया पे। बिकॉज एंड रही बात कि भाई जो अभी बुलिश क्यों हूँ उसका भी एक सिंपल मैं आपको आंसर बोल देता हूँ कि जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि गवर्नमेंट बहुत से ज्यादा फोकस्ड है बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। अभी बिजनेस क्रिएट तो हो गया लेकिन कस्टमर्स भी होने चाहिए। जाहिर सी बात है कि बिजनेस आपने खड़ा कर दिया, कस्टमर नहीं है तो क्या करोगे? बट इंडिया का पॉपुलेशन ही 150 करोड़ का है, तो यहाँ पे तो कस्टमर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास करेक्ट प्रोडक्ट है, आपके पास करेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो कस्टमर्स बाय प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में 50 लाख की पॉपुलेशन है तो कम कस्टमर्स हम तक आएंगे, नो। सो इंडिया में बिजनेस की वजह से जो बिजनेस का ग्रोथ अभी मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। यस। Nice. I like the ECG and stock market graph explanation. That's the easiest way for anybody to understand a यस, long period हमारा chart. यही काम है, जितना हो सके उतना आसान भाषा में चीज समझ। Amazing. Yes, amazing, amazing. या Especially draw the curtain of this captivating conversation with Smith. I really loved it. I enjoyed it. Hope you all liked it. We have not only explored the fascinating intricacies of his journey and the content creation process, but also gained a lot of on the dynamic world of finance relating to India in general. Smith, your expertise has been illuminating this entire podcast, and we're so grateful for your time today. To our listeners, make sure you connect with Smith on Instagram. We'll add the link in the below ticker. Throughout the conversation, it was live. So, for a continuous dose of financial wisdom, please do connect with him, talk to him, message him. He's available. He'll reply to you all whenever he sees your message. So, yeah, it was an amazing podcast, Smith. थैंक यू सो मच अनूप, एंड थैंक्स टू जियो कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि ये लोगों तक ये करेक्ट एक मैसेज हो सके। बिकॉज काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, सो एंड में मैं यही बोलूंगा, लाइफ में आपको जो बनना है बनो, जो चीज करनी है वो करो, बट फाइनेंशियली आपको फ्लुएंट बनना ही पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल बेसिक नॉलेज आपको गेन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, आगे जाके आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला। ओके, एंड बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है फाइनेंस, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये पूरा कॉमन सेंस का गेम। Amazing, amazing, guys. Cool. So if you enjoyed this video and found it insightful, please do hit the like button, share it with your contacts, stay updated, and to stay updated and never miss out on our latest content, subscribe, follow us on social media, follow us on social media. Your support means a lot to both of us here sitting.
Stay tuned for more such financial adventures and many other exciteful topics that we come up with. Until next time, this is Anuk signing off, and keep making wise financial decisions. See you in the next one.